सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी। पहला पॉइंट क्या है? एलिजिबिलिटी एंड दूसरा कंडीशन। पहले तो आप एलिजिबल हो, और दूसरे अगर एलिजिबल होने के बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते हो देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब तक क्या सोच रहे थे कि अगर आपने सामान परचेज किया है और उसको पे कर दिया तो आईटीसी ले लोगे? आ जाओ, सेक्शन 16 अभी बताएगा। सबसे पहला सेक्शन है आपका कंडीशन के लिए। हु इज एलिजिबल? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। अब रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है पता है? सेक्शन 61 मुझे रजिस्ट्रेशन दिखाया था ना। Subjected to such condition and restriction as we prescribe and in the manner specified in section 49, be entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course and furtherance of business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger. सबसे पहले कहता है एक रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्टेड टू सेक्शन 49, जो 49 में दिखाया गया है, वो आईटीसी अवेल कर सकता है। और वो जो अवेल करेगा वो कहाँ चला जाएगा? इनपुट क्रेडिट लेजर में पैसा चला जाएगा। बशर्ते क्या है कि उसने किस लिए यूटिलाइज किया? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले 49 देखिए, 49 क्या कहता है। चलो नीचे चलो, नेक्स्ट पेज पहुंचो। 49 क्या कहता है? नेक्स्ट पेज सेक्शन 49। पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी एंड अदर अमाउंट। Every deposits made towards tax, interest and penalty, fees or any other amount by a person by internet banking using credit card, debit card, NEFT, RTGS or by such other mode and subjected to the condition and restrictions as prescribed shall be credited to the electronic cash ledger। वो कह रहा है कि पेमेंट ऑफ सेक्शन 49 की बात कर रहा है, टैक्स पेमेंट करने की बात कर रहा है। याद करो, एलिजिबल कौन है बंदा? जो रजिस्टर्ड है और जो सेक्शन 49 को कंप्लाई करता है। सेक्शन 49 वन क्या कहता है? पैसा टैक्स क्रिएट कर दिया आपने, टैक्स पे कर दिया। कैसे? यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आरटीजीएस से, एनईएफटी से पे कर दिया आपने। आगे चलो, दो क्या कहता है, पढ़ो। द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कह रहा है कि जो भी आप आईटीसी, याद करो जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, आईटीसी अवेल किया था हम लोगों ने 5 इनवॉइसेस का, तो वो कहाँ चला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। जब आईटीसी होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जब आप कैश पे करोगे तो दैट विल गोज टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, मतलब मैंने अपने बैंक अकाउंट से पैसा डाला और चला गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जो कि गवर्नमेंट के साथ मेंटेन होता है। और अगर मैंने कोई परचेज किया है तो उसको मैं अपने रिटर्न में दिखाऊंगा 3V में, और दैट विल गोज टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और वो दोनों पैसा कब यूटिलाइज किया जाएगा? मुझे अपनी आउटपुट के टैक्स को पे करने के लिए दोनों चीजें यूटिलाइज की जाए। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है द अमाउंट अवेलेबल इन द कैश लेजर मे बी यूज्ड, देख लिया, फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कहता है कि जो भी आपने, जो कैश लेजर है, कैश लेजर का यूटिलाइजेशन किस चीज के लिए किया जा सकता है? टैक्स पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, पेनाल्टी पे करने के लिए, फीस पे करने के लिए, और सच एनी अदर अमाउंट पेएबल एज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट पढ़ो, क्रेडिट लेजर किस लिए यूटिलाइज कर सकते हैं हम? केवल और केवल आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। आप अपने क्रेडिट अमाउंट से इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, आप अपने क्रेडिट अमाउंट से मतलब आईटीसी से आप फीस पे नहीं कर सकते, आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, आप पेनल्टीज पे नहीं कर सकते। आप इंटरेस्ट, फीस एंड पेनल्टी विल बी पेड बाय ओनली योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब आपके जेब से पे किया जाएगा।
कैश लेजर से हम पेनल्टी टैक्स भी पे कर सकते हैं, फीस भी पे कर सकते हैं, पेनल्टीज भी पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं, और अदर थिंग्स एज जैसे सेस वगैरह होता है वो पे कर सकते हैं। बट अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक लेजर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मतलब आईटीसी जो होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप केवल केवल किसके द्वारा पे कर सकते हो? केवल टैक्स के द्वारा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक सेकंड आपको नोट डाउन करो, वही नोट डाउन कर। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी पर्सन के पास कैश पड़ा हुआ है, तो कैश जब आप डिपॉजिट करोगे, दैट विल बी गोज टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश फ्लो। ठीक है। अगर कोई परचेज किया इस भाई साहब ने, परचेज जब जीएसटी फी फाइल करते हैं, तो जब परचेज की डिटेल डालोगे, तो दैट विल गो टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, और दैट विल बी गोज टू, इसको हम किस चीज के यूज कर सकते हैं? टैक्स पे करने के लिए, आउटपुट टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनाल्टी। लेकिन आप क्रेडिट ले जाओ केवल और केवल टैक्स पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। कौन सा टैक्स? आउटपुट टैक्स। ठीक है जी। ऑन कैश ले जाओ, जो आपके पास कैश से जो डिपॉजिट करेगा ना पैसे, आपके बैंक से जाएगा, मतलब आपको अपने जेब से पे करना पड़ेगा। ये तो आपने परचेज कर लिया, सपोज करो ना। अब ये बोलोगे कि क्या नया कहानी है? अरे एक बात बताओ, आप लोगों ने 10 लाख का सेव किया, लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख का शेयर है। अब एक बात बताओ, हमने परचेज पर 5 6 6 लाख का ही किया होगा, जो 6 लाख का ले लेते हैं। आपको आईटी से कितना है? 9 छक कितना होता है? नहीं, 18 + 90, 108। 1,08,000 ही तो है। अगर आप 6 लाख का सामान परचेज करोगे तो आईटीसी कितना होगा? 1,08,000 ही। तो आपको अल्टीमेटली इन दोनों का डिफरेंस तो पे करना ही है ना। कैसे पे करोगे? कैश अकाउंट विल बी डिपॉजिटेड बाय चालान टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेकर, तो फिर इससे आगे पेमेंट होगी। दिखाओ एक्चुअली, जैसे पिछले वाले क्लास में बताया था ना, उसके पास हो गया क्या डाला, इस पे याद है? पासवर्ड को सामने चेंज किया याद है? हाँ, वो नहीं होगा। पक्का। हमने किसी की प्रोफाइल की
ये देखो दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैस लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेट लेजर। अब इस बंदे का हम चेक करते हैं क्या इसका, जब इन्होंने रिटर्न फाइल किया था इसका आईटीसी था भी कि नहीं, इनको टैक्स परचेज करते भी कि नहीं करते, क्योंकि इनका सर्विस का काम, सर्विस में कंसल्टेंसी देते हैं। ठीक है, अब देखो ये पैसे कितना 96,000 दिख रहा है ना, 96,000 रुपीज, वो उन्होंने कैसे पे किया होगा, चालान में पे किया होगा। रिटर्न चेक करते हैं क्वार्टरली, अगर जो भी सेटअप की फाइल में करेंगे आईटीसी है तो चेक करते हैं। ये देखो आउटपुट कॉलम तो दिख रहा है, सेल वाला कॉलम दिख रहा है, लेकिन इनको खाली खाली अच्छा है। अब ये इनके इनपुट के कॉलम, ये सीधा क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक, जो में ये अवेलेबल क्या होगा ना, ये क्या होगा इनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पैसा। सबसे पहले जैसे मैंने रिटर्न फाइल किया होगा 2429 का, तो ये कहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पैसा गया होगा, और फिर ये हमें आउटपुट जो टैक्स है 4,04,000 को पेमेंट करने में यूटिलाइज किया होगा। जैसे कि आउटपुट कितनी है, 4,04,000 की लायबिलिटी है, इनके पास इनपुट कितना है 2429, 2907, 2907। अब इन्होंने पेमेंट वो किया हुआ कैश, इन्होंने पेमेंट कर दिया, यहाँ पे इन्होंने पेमेंट किया 3,54,000 पेमेंट किया आपने कैश के थ्रू, और इनके पास ऑलरेडी आईटीसी पड़ा हुआ था 49,000 पिछले सालों का। दिखाता हूँ क्रेडिट लेजर में, समझाता हूँ क्रेडिट लेजर समझाता हूँ। क्रेडिट लेजर ये देखो, दिख रहा है, ये उस रिटर्न को फाइल करने के बाद अब पड़ा हुआ 96,000 जो रिटर्न फाइल किया वो इस क्रेडिट लेजर में आया होगा, मैं दिखाता हूँ मैं फिर होगा, क्योंकि अब तो ये पेपर फाइल हो चुकी है ना, इसलिए जीरो हो चुका है। जब फाइल करते टाइम कितना रहा होगा वो बताता हूँ मैं। ये लगा कैश लेजर, ये पहले क्रेडिट लेजर, जबकि वो रिटर्न फाइल करते तो इसमें पैसा क्रेडिट लेजर। चलो मैं खोलता हूँ इसको, फर्स्ट क्वार्टर से खोलता हूँ, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल 15। आप देखिए, देखिए 24 तारीख को किसने हमने जब रिटर्न फाइल किया हुआ मार्च का, तो देखो इनका क्रेडिट हमें रिसीव हुआ है 620 रुपए, 635 रुपए, 635 रुपए, 1890 रुपए। पिछले बार का हमारा कितना पड़ा हुआ था देखो, 28,000 पहले से पड़ा हुआ था, 28, 52, 56, 52, 56, 39 तक पड़ा हुआ था ऑलरेडी, और 1,000, मतलब कि इस 28,000 में से 620 और ऐड कर दो तो ये हो गया, इस 5200 में ये 635 ऐड कर दो तो ये हो गया, इस 5200 में 635 और ऐड कर दो तो ये हो गया, अल्टीमेटली मेरे पास ओपनिंग पड़ा था 3900 रुपए का। फिर मैंने रिटर्न फाइल करके ये वाला आईटीसी अवेल कर लिया, ठीक है, तो मेरा हो गया 41,000 रुपया। ठीक है, अब इस 41,000 को हमने यूज कैसे किया जरा देखते हैं। हमने कब तक एक्सपोर्ट किया था, 14/7 तक का, इसके रिटर्न फाइल हुई थी 24 के आसपास। ये क्वार्टरली वाले जो ड्यू डेट था 24 तारीख को, 31 तारीख को ले ली। अब देखो, इन्होंने अपनी उस टाइम इन्होंने अपनी लाइब्रेरी दिखाई कि जुलाई में 29 जुलाई को उन्होंने रिटर्न फाइल करवाई, और उसमें फिर से देखो हमारे पास ये अभी ये आईटीसी दोनों, फिर से हमने आईटीसी किया सितंबर, जब हमने फर्स्ट क्वार्टर की जो ड्यू डेट होती है कब होती है, अप्रैल मई जून की 20 तारीख होती है, और क्वार्टरली केस में 24 तारीख होती है। ठीक है, बट हमने ये कब फाइल कर देखो 20 तारीख को ही फाइल कर, तो हमने फिर से इतना आईटीसी लिया, इनपुट टैक्स फिर से लिया। अब देखो ये हमारा बढ़ गया, पहले 41 था, फिर से हमने फाइल करके ऐड किया तो हम 49,000 हो गए। लेकिन अगर आप देखोगे तो उस जून में मैंने अभी 4 लाख की अपनी लाइबिलिटी शो करी थी, अभी रिटर्न को गया था, 4 लाख का अगर आउटपुट था, तो उस 4 लाख को सेट करने के लिए मैंने 4 लाख में से ये 49 से माइनस कर दिया होगा, और रिमेनिंग हमने कैश से पे कर दिया। ठीक है, किससे पे किया हमने, कैश से पे किया। अगर आप देखोगे अब ये रिटर्न पर डाउनलोड, ठीक हो पहले इसको, साढ़े 10 बजे चलेगा, पहुंच जाएंगे आप, 10:30 तक पहुंच जाएंगे। हाँ जी, मैं आप निकल जाऊंगी। ट्राई करने के आप लोग, ये देखिए 4,04,000 की लाइबिलिटी नहीं ली, पे करना, करंट अकाउंट में हमने इतना ले लिया था, ये देखो इसमें आ भी गया,
मतलब करंट मंथ में करंट क्वार्टर में हमारे पास इतने का इनपुट पड़ा हुआ है समझे। ये देखो, ये हमने इनका इनपुट अभी लिखा, ठीक है 2429। तो जैसे हमने अभी लिखा तो मेरा आईटीसी का लेजर क्रेडिट लेजर बढ़ गया, ऐड हो गया, अब 49,000 हो गया। अब मुझे पेमेंट कितना करना है, 4,04,900 पेमेंट करना है। ये और 4,4,300 हो गया, 404,300, 4,04,300। तो लॉजिकली मुझे कैश में कितना पे करना चाहिए था, दिस माइनस दिस, जो पड़ा हुआ आईटीसी 3,14,800 869 पे करना चाहिए, ये होगा। अब देखो इनके कैश में, जब कैश में पेमेंट करना था 2,000, अब कैश में को भी नहीं करना, क्रेडिट लेजर होता है सेम टू सेम बेस पे कैश में पेमेंट होता है। ये देखो, इन्होंने 24 तारीख 24 जून को भी कुछ पेमेंट कराया, इन्होंने 24 जून को कुछ पेमेंट कराया है, कितने रुपए, 3,59,000 रुपए। आईटीसी में लोग टैक्स पे कर रखे हैं, ठीक है, इनको पता नहीं हुआ कि आईटीसी मिलने वाला होगा, तो इन्होंने अपने जितनी भी लाइबिलिटी तो होता होगा पे करते हैं। देखो ये 3,14,869 का यूज किया गया है, कब यूज किया है? यही पे 3,54,869, 3,54,869 जगह यूटिलाइज हुआ है, कब यूटिलाइज हुआ है, जून की रिटर्न में फाइल करेगा 19 साल में, ठीक है। तो अब देखो, इन्होंने 3,69,000 रुपए टैक्स डिपॉजिट कराया, और इसमें यूज कितना हुआ, 3,14,000, बाकी बचा हुआ कितना, 4,769 का बिलिंग का बचा हुआ। वो आगे यूटिलाइज हो जाएगा, जैसे बैंक में पैसा रखना हो, क्रेडिट में जाएगा। नहीं कैश में जाएगा, कैश में जब नहीं रहेगा, ठीक है, कैश से कैश ले लो, क्रेडिट जब नहीं कर सकते, क्रेडिट ले लो तो अगर तो नुकसान नहीं लगा टैक्स पे, क्रेडिट ले हम केवल क्या पे कर सकते हैं, उसको ट्रैक ऑनलाइन टैक्स पे, मतलब भी कैश में सब सब कुछ पे कर सकते हैं। वैसे इस वाले पूरे इसका ना मैंने गो थ्रू कराया हुआ है, जब बच्चे नहीं आए थे ये सर क्लास में, और एक दो आप नहीं थे उस टाइम, आपने ज्वाइन नहीं किया। आप समझ में आया कि सेक्शन क्या करना चाह रहा है। आई थिंक जो पोर्टल कराया है, पोर्टल रिकॉर्ड जो होगा तो फिर आ जाएगी, अगर इस बार इतना कर देंगे। आप समझ में आएगा, कैश लेजर केवल ये कैश लेजर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस, वेयर एज इलेक्ट्रॉनिक लेजर को कैसे यूज कर सकते हैं, आउटपुट टैक्स पे करते हैं, ठीक है। देखो उसका क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब आईटीसी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज, ये तुम्हारा लॉ लगता है, ये बहुत बड़ा खतरनाक लॉ, बता दूंगा इसके बारे में क्या है। कह रहा है कि आईजीएसटी को पहले समझ ही ले, तो पढ़ाई हम समझ लो। ये जो लॉ कहता है कि सबसे पहले मान लो तुम्हारे पास आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है, ठीक है जी। इसमें 1 लाख रुपए है, इसमें 2 लाख रुपए है, इसमें इसमें भी 2 लाख रुपए, ये तुम्हारे पे आईटीसी है, तुम्हारा आउटपुट पड़ा हुआ है, इसके अगेंस्ट आपके पास 50,000 है,
इसके अगेंस्ट आपके पास 180 है और इसके अगेंस्ट आपका 180 है। गवर्नमेंट कहता है, तो पहले पता है यूटिलाइज कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये टैक्स पे करना है, ये टैक्स पे करना है। तो आप क्या करोगे, 50,000 इसमें से आईटीसी ले लोगे, ये पी हो जाएगा, ये हो गया 0। बोलोगे सर इसमें से भी 180 ले लो, बच गया 20,000 रुपये। इसमें से भी 180 ले लो, 2 लाख में से 180 पे हो गया और बच गया 20,000। यही बोलना चाह रहे हैं, ये गलत। लॉ ये कहता है कि सबसे पहले आप इसको खत्म करोगे। 30,000 पे करने के बाद भी आपका 50,000 बचा हुआ था ना, कितना बचा था, 50,000 बचा था ना। आप इस 50,000 को पहले यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन पहले इस 50,000 को खर्च करो, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर 1 लाख की लाइबिलिटी है तो 50,000 तो इसी को पे करो, सबसे पहली बात तो ये। अब 50,000 बचा हुआ है, तो सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन है इस 2 लाख में से 50,000 ये वाला माइनस कर दो, और बचा 1.5 लाख, 1.5 लाख में यहाँ से ले लो। बचा कितना, स्टिल 50,000 बच जाएगा इसमें, इसमें बचा 0। दोबारा देखो, इस जो मुझे 1 लाख, इस ये जो मुझे 50,000 पे करने थे, इस 50,000 को पे करने के लिए मैं कैसे पे कर सकता हूँ, पहले 50,000 में पे कर दूंगा आईजीएसटी में से, 50,000 बचा तो उसको सीजीएसटी में पे करूंगा, ठीक है। दोबारा देखो भाई लोग, 1 लाख रुपए आईजीएसटी में, फिर आपका सीजीएसटी में 2 लाख रुपए, ये क्या है आपका क्रेडिट लेने में पैसे बचे, जो हमने मेहनत की कमाई करके पैसे बचे। इन द मंथ ऑफ सितंबर आपकी लाइबिलिटी थी 50,000 रुपए, 60,000 रुपए आपका आईजीएसटी में था, 1,90,000 रुपए आपका सीजीएसटी में था, 1,90,000 आपका एजीएसटी में था। तो अब एक बात बताओ, मुझे ये वाला पेमेंट करना है, तो सबसे पहले मैं आईजीएसटी का यूटिलाइज कर लूंगा, 60,000। आईजीएसटी कितना पहले से बचेगा, 40,000 अभी बचा हुआ है, यस नो। उसके बाद इस 40,000 को लॉ कहता है कि पहले इसको 0 करो, लॉ ये कहता है। अब या तो तुम इसको 40,000 यहाँ पे पहले यूटिलाइज कर लो, तो ये 0 हो जाएगा। अब 1,90 में से 40 गया तो 1,50 आप यूज करोगे, किसके वाले, सीजीएसटी वाले। 2 लाख पड़ा हुआ था, हमने 1,50 यूज कर लिया, 50 बचा हुआ है अभी। उसके बाद लॉ कहता है, अब इसमें तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और सीजीएसटी को हम एजीएसटी से यूज नहीं कर सकते और एजीएसटी को सीजीएसटी से यूज नहीं कर सकते। ध्यान, दोबारा बताता हूँ, दिस इज मोदी जी, दिस इज सॉरी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट। तो हम सेंट्रल का पैसा स्टेट से यूटिलाइज नहीं करेंगे, स्टेट का पैसा सेंट्रल से यूटिलाइज नहीं कर सकते एज पर लॉ। तो अल्टीमेटली इन भाई साहब को, अगर ये 1,90,000 की लाइबिलिटी है और 2 लाख का आईटीसी है, तो ये अपना 1,90,000 यूज कर लेंगे। अब 10,000 फ्री बच गए, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं आता। सीजीएसटी में 10,000 बच गया, 50,000 बच गया, और एजीएसटी में कितना बच गया, 10,000। अब इसको मैं लेके चलता हूँ, मेरे ओपनिंग बैलेंस बच गया ये, आईजीएसटी में 0, सीजीएसटी में 50,000 और एसजीएसटी में 10,000। अब मैं अक्टूबर में सेल कर, सॉरी अक्टूबर का परचेज है मेरा, आईटीसी मान के चलता हूँ। यहाँ पे फिर से मेरा 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, यहाँ पे 1,30,000 और यहाँ पे 1,30,000, ये आईटीसी है। अब आउटपुट कितना है मान के चलते हैं, आउटपुट है मेरा यहाँ पे केवल 30,000 रुपए, ये है 1,90,000, ये 1,90,000। अब आया रजिस्ट्रेशन, ये तो पेमेंट हो जाएगा, बचेगा कितना, 70,000 बचेगा। इस 70,000 को सबसे पहले मैं मान लेके चलता हूँ, इससे पे करा देता हूँ, कर दूं, तो 70,000 ये पे हो जाएगा, 1,90 में से बचेगा कितना, 1,90 में 70 कितना बचेगा, 1,20, 1,20 और पे कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0, और आपका आईटी से भी 10 के बच जाएगा, नहीं 10 के बच गया, ठीक है। और नेक्स्ट में आपका 1,90 था, सॉरी 10 के नहीं बचेगा, 60 बचेगा मैडम,
पूछो कैसे, ओपनिंग 50 भी तो है, 60 के बचेगा। फिर इसमें भी हमें कितना पे करना था, 190 पे करना था, 130 ये पड़ा हुआ और 10,000 ये पड़ा हुआ, तो 140 तो पे कर दूंगा इंस्टेंट, बचा 50,000, 50,000 पॉकेट से पे कर फ्रॉम कैश। बट अब देखो नुकसान क्या है, यहाँ पे 60,000 होने के बाद भी मैं 50,000 पॉकेट से पे कर रहा हूँ। एक तरीका और भी है, मैं यहाँ पे अब यही तरीका चार्टर्ड अकाउंटेंट का या आपको पता है, मैं यहाँ पे इस 70K को यहाँ पे यूज ना करके मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि लॉ में बोला हुआ है कि सबसे पहले आईजीएसटी खत्म होना चाहिए, तो मैं चाहे सेंट्रल से पे करूँ चाहे स्टेट से पे करूँ, ठीक है। तो मैं अगर इसको पे करूँ 70K मेरे पास स्टिल बचेगा। अब 70K में से मैं एक काम करता हूँ, करो चेक करके पेन 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 पेन, यस। अगर मैं 70K मान के चलो पहले पे कर दिया, बचे कितने मेरे पास अभी, 1 लाख का आईटीसी था, 30,000 पे कर दिया, बचे 70K। अब मैं एक काम करता हूँ, इस 70K से मैं पहले नीचे वाला पे कर देता हूँ, तो स्टेट की लाइबिलिटी कितनी थी, 190, 190 से मैंने 70K पे कर दिया, बचे कितने, 120, 120 का आईटीसी तो पड़ा हुआ है, क्यों, 130 ये था और 10 ये था, टोटल मेरे पास कितना था, 140, तो 120 में मैं यहाँ से पे कर दूंगा, लाइबिलिटी जीरो हो गई, कैश पे करने की जरूरत नहीं होगी। और इसके पास भी लाइबिलिटी कितनी थी, 190 की थी, तो 130 प्लस 50, 180 की लाइबिलिटी अभी भी, सॉरी इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे, तो 190 को मैं 180 से पे कर दूंगा, तो 10,000 मुझे कैसे पे करना पड़ेगा, कैश। तो जो मुझे 50K पे करना था वो कहाँ तक आ गया, 10K। एक और चालू देख लो, अभी पीछे बाकी, मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना, कि मैं, मेरे पास अभी इसमें बैलेंस पड़ा हुआ है ना 20,000, तो मैं थर्ड थर्ड रूल लेके चलता हूँ, मैं थोड़ा सा खिचपिच हो गया, दोबारा लिख लेता हूँ। मेरी आउटपुट लाइबिलिटी 30,000 है, इनपुट कितना है, 1 लाख, ये कितना दोनों मिला के हो जाएगा, 50, 50K प्लस 1.3, और यहाँ पे भी 10K प्लस 1. तो इसको आउट ऑफ जीरो करने के बाद में 70K बचा हुआ है, मैं इस 70 के वजह 10 के यहाँ यूज कर देता हूँ, 60 के यहाँ यूज कर देता हूँ। अब बोलो, 10 के मैंने आईजीएसटी यूज कर लिए, और 180 कितने यूज कर दिए, ना सीजीएसटी, जीरो हो गया। और अब मुझे 190 में से कितना पे करना है, केवल 60 के तो मैंने आईजीएसटी वाले यूज कर लिए, तो बचे कितने, 180, तो मेरे पास देखो 130 कितना था, 130 और 10, 140 था, 60 मैंने यूज कर लिया, तो 190 यूज करने के लिए 60,000 मैंने यूज कर लिए, बचे कितने, 130 ही तो बचे, फिर भी मेरे पास 10K बच जाएगा। तो पहले कितना जा रहा था जेब से, 50, फिर कितना जा रहा था, 40, अब जी, समझ रहा है, ये लॉ कहता है सेक्शन 40, ये 3 लाइन बोलता है, अगर पढ़ के समझ में आया तो बता देना मेरे को, लेकिन अब समझ में आ जाएगा, अब पढ़, IGST tax shall first be utilized towards IGST shall be first utilized towards payment of IGST and amount remaining, if any, may be utilized towards payment of central tax, state tax। सबसे पहले क्या बोला है कि IGST को तो हम सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे बोला है सेंट्रल टैक्स को हम केवल और केवल सीजीएसटी के टुवार्ड्स यूज कर सकते हैं, आईजीएसटी के टुवार्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे बोलता है कि स्टेट टैक्स को हम स्टेट टैक्स के टुवार्ड्स यूज कर सकते हैं,
आईजीएसटी की बात कर सकते हैं। दोबारा मैं इसको इस पे लिख देता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जो आईजीएसटी का अमाउंट है ना, आप आईजीएसटी तो पहले पे करो, फिर सीजीएसटी या एसजीएसटी से पे करो, उनको मतलब नहीं। सीजीएसटी को आपको पे करना पड़ेगा पहले सीजीएसटी से, देन आईजीएसटी से, यहाँ एसजीएसटी से पे नहीं कर सकते, ठीक है। एंड एसजीएसटी को पे कर सकते हो आप एसजीएसटी एंड आईजीएसटी के पास, आपको यहाँ पे सीजीएसटी को सेंटर पे सेटअप करना नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 3 लाइन तो आपको ये कहना है, जो भी मैंने आपको समझाया था वो आई थिंक 49 बनते हैं, तीन है, नोट डाउन कर लो इसको यहीं पे, ठीक है। नोट डाउन हो गया, मैंने साफ साफ बोल दिया है, तब साफ साफ मैंने बोला है कि जो मैं सीजीएसटी का अमाउंट एसजीएसटी यूज नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ो। 4. Provided that input tax credit on account of state tax shall be utilized towards payment of IGST only, ठीक है जी। नेक्स्ट फिर से बोला है द यूनियन टेरिटरी टैक्स, अब यहाँ पे भी सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो एक और, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी कितना बोलते हैं, यूटी जीएसटी जिसका होगा, सबसे पहले यूटी जीएसटी से पे होगा और देन आईजीएसटी से पे होगा, ठीक है जी। यूनियन टेरिटरी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर जीएसटी स्टेट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, बट एज पर जीएसटी एक्ट ये स्टेट है पूरा पूरा। चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरी में आता है, पुडुचेरी यूटी जीएसटी, चंडीगढ़ को यूटी जीएसटी लिखते हैं, चंडीगढ़ जीएसटी। अब आ जाओ यहाँ पे, provided where input tax credit of the account of UT GST shall be utilized towards payment of IGST only where the balance of input tax credit available in the of the central is not available for the payment of IGST, कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अवेलेबल नहीं है पैसे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, द सेंट्रल टैक्स शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द स्टेट और यूटी, बोल दिया इन्होंने, द स्टेट टैक्स और यूटी शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, ठीक है, यही बोल रहा हूँ, पीछे की क्लॉज सारे यही बता रहे हैं। छठा 49(6) करो, the balance in electronic cash ledger or electronic credit ledger after payment of tax, interest, penalty, fees, any other amount payable under this act and the rule made under may be refunded in accordance with the section 54, क्या अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप रिफंड करवा सकते हैं, अगर क्रेडिट ले लो पैसा पड़ा तो रिफंड ले लो, और रिफंड क्यों लेगा, अगले महीने फिर लायबिलिटी है भाई, पे कर लेना वहां से। हाँ अगर आप बिजनेस क्लोज करके जा रहे हो तो उस केस की बात अलग है, ठीक है जी। आगे चलो, all liability of taxable person under this act shall be recorded and maintained in the electronic liability register in the such as we prescribe। अगर कोई liability होती है, अभी मैंने दिखाया था उसमें कैश था, क्रेडिट था, लायबिलिटी लेजर था तीसरा,
अगर कोई लाइबिलिटी लेजर है वो कौन निकालता है? डिपार्टमेंट निकालता है। कौन निकालता है? डिपार्टमेंट। अगर कोई लाइबिलिटी लेजर ऐसा है देन आपका लाइबिलिटी लेजर में अमाउंट बैलेंस 5 है, फिर आपको पे करना पड़ेगा। एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज टैक्स अदर ड्यूज अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर द फॉलोइंग, नेमली वो जो एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज, सबसे पहले तो वो पे करेगा सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड द ड्यूज रिलेटेड टू द रिटर्न और पिछले साल पिछले टैक्स पीरियड का। मतलब अगर आप अभी सितंबर में हो तो पहले आप अगस्त का पे करोगे, मतलब पिछले जितने भी है वो पे करोगे। या याद रखना जीएसटी में अगर आपने पिछला रिटर्न फाइल नहीं किया है, पिछला रिटर्न अगर फाइल नहीं किया आप लोगों ने तो आप ये वाली रिटर्न फाइल नहीं करोगे। फिर बोल रहा है करंट टैक्स पीरियड का फाइल करो, पहले पिछला फिर अब का, ये लॉन्ग में लिखा हुआ है सारा चीज। Any other amount payable under this act or rules made there under, including the demand under this section, कह रहा है कि अगर कोई पहले अपने रिटर्न पे करो, पहले रिटर्न फाइल करो, फिर अपने डिमांड पे करो। ठीक है जी। अब आ जाओ आपका 9 नंबर। Every person who has paid the taxes on goods or services or both under this act shall, unless the contrary is proved by him, be deemed to have passed on full incidence of tax to the recipient of the such goods and services। कह रहा है कि इसमें जो भी पर्सन है जिसने अपना टैक्स पे कर दिया है ये माना जाएगा कि उसने इंसिडेंट ऑफ टैक्स ट्रांसफर कर दिया है किसके ऊपर? रेसिपिएंट के ऊपर। अल्टीमेटली जिसने मेरे से परचेज किया है उसके भी आप अपना टैक्स पे जाता हूँ तो वो टैक्स उनको आईटीसी के लिए रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है। A registered person may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fees, any other amount available in the electronic cash ledger। कह रहा है जो कैश में पैसा पड़ा हुआ है ना उसको तुम सेंट्रल में ट्रांसफर कर लो, स्टेट में ट्रांसफर कर लो, यूटी में ट्रांसफर कर लो, आईजी में ट्रांसफर कर लो। कौन सा वाला पैसे? कैश वाला। ये बात सोचा कि अभी तो सर आपने ये लिखवाया था कि क्या आईजीएसटी को सीजीएसटी से पे नहीं कर सकते, सॉरी सीजीएसटी को एसजीएसटी से पे नहीं कर सकते, आप यहाँ तो बोल रहे कर सकते नहीं। वो क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी, ये जो मैंने कहानी लिखी है बोर्ड पे, ये जो बोर्ड पे काम लिखा है ये तुम्हारी आईटीसी की बात कही है। कैश लेजर में जो पैसा पड़ा उसको तो कहीं भी ट्रांसफर करो, किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर करो, टैक्स से इंटरेस्ट पहुंचा दो, इंटरेस्ट से पेनल्टी पहुंचा दो, पेनल्टी से फीस पहुंचा दो, आईजीएसटी के फीस से एसजीएसटी की फीस पहुंचा दो, एसजीएसटी की फीस से सीजीएसटी की फीस पहुंचा दो। कैश में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको कहीं पहुंचा दो। फॉर्म आता है CMP09 फॉर्म आता है, आप उसे ट्रांसफर करो, ओटीपी आएगा, एक लेजर से दूसरे लेजर में पैसा ट्रांसफर करेगा, खेलते रहो। ठीक है। फॉर्म आता है उससे खेलते रहो, ट्रांसफर करते रहो, खेलते रहो, एक लेजर से दूसरे लेजर। दिखाऊं क्या? वो भी देखना है, वो को दिखा प्रैक्टिकली देख लो, तुम देख रहे हो क्लास अपलोड होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट वाले साइट्स होते हैं तो मैंने कहा पिछला इनको कराया था क्लास का पूरे साइट में भर भी कराया था मैंने खोल कर रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपलोड कर दी क्लास, चैनल में बंद करवा दो। मैं किसी और की चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से अपने नाम से किसी भी चला सकता हूँ। लाइबिलिटी लेजर दिख गया। अब इसका जो कैश फ्लो कैश फ्लो क्लिक करें, अब यहाँ पर सीएपी फॉर्म 9 बनने का आ रहा है ऑप्शन, ये देखिए। तो इसके अंदर अब तक तो ये है कि क्रिएट हो तो मैसेज चला गया। Viewer, file PM digital transfer of amount within same GST number, transfer of general transfer amount to the different ministry है ना कि आपके पास एक कैश लेजर में पैसा पड़ा तो दूसरे कैश लेजर में ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरे स्टेट वाले में भी, लेकिन सेम बैंक होना चाहिए, सेम बंदे का होना चाहिए, तो ये फॉर्म भरना होता है। जब मेरे पास कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है 96,000 रुपये, इस 96,000 को मैं कहीं भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। देखो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मुझे पैसे उठाने हैं और मुझे इन्हें ट्रांसफर करना, देख रहे हैं? मुझे इस साइड से पैसे उठाने, सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, आगे 96,000 रुपये बनाऊँ,
अभी 6 में मैं कहीं उठा के टेक्स्ट सकता हूँ। आईजीएसटी में डालना है, आईजीएसटी डाल लो, एसजीएसटी में डालूंगा और यहाँ पर डाल दूंगा, इस लेजर से ऑटोमेटिक इसमें ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, सेव करके ओटीपी ले लो, पैसा अब जो आईजीएसटी में 96 रुपये दिख रहा था यहाँ पे, वो तुम्हारे एसजीएसटी में दिखेगा। जहाँ ट्रांसफर, यहाँ 4 रुपये, यहाँ 4 रुपये, यहाँ 4, कहीं भी ट्रांसफर करो। कौन से लेजर का? कैश लेजर का। ठीक है, कौन से लेजर का? कैश लेजर। क्या था? पीएमटी था, मैंने सीएमटी लिखाया था ना, पीएमटी का, सीएमपी 4 है, सीएमपी 4 है, कंपोजिशन स्कीम वाले का जो रिटर्न था पेमेंट पे। ठीक है जी। अगर आपने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है तो वो ये ऐसा माना जाएगा, सब सेक्शन होने में बोला गया है कि आप जो भी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो तो ये आप ये माना जाएगा कि अपने कैसे कौन से ट्रांसफर किया, तो अगर आपने ट्रांसफर भी किया तो ये माना जाएगा, एक जगह से ऐड हो जाएगा, एक जगह से लेस हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन, वो जो मैंने बताया था सबसे पहले आपको आईजीएसटी यूज खत्म करना था, ये कहानी कहता है, पढ़ लो। Notwithstanding anything contained in section 49, the input tax credit on the account of central tax, state tax duty shall be utilized towards the payment of IGST, central tax, state tax, as the case may be, only after input tax credit avail on account of IGST having first utilized fully. मतलब IGST सबसे पहले आपको खत्म करना है बस। ठीक है, तो देखो आपका सेक्शन 49 में खत्म हो गया, 16 पढ़ा रहे थे, 49 खत्म हो गया।